वेलकम फ्रेंड्स ऑन एडुआवर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और इससे लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में एडवर्ड स्वेस का मत जाना था। आज हम कई और विद्वानों का मत जानते हैं। तो बस बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का जो लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डेली के अकॉर्डिंग। डेली, ठीक है, डेली एक विद्वान है। डेली ने भी पृथ्वी की रासायनिक जो संरचना है, उस रासायनिक जो संरचना है उसका निर्धारण किया है। अब रासायनिक संरचना में डेली ने किस आधार पर पृथ्वी की रासायनिक संरचना का निर्धारण किया है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो जो डेली विद्वान हैं वो हमारी पृथ्वी को कुछ परतों में डिवाइड करते हैं, और वो जो परतें हैं वो हैं काउंटिंग में 4। ठीक है, डेली ने हमारे पृथ्वी को 4 परतों में डिवाइड किया है। और इनमें से जो 4 परतें हैं वो हैं हमारी फर्स्ट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद है फिर अपने पास लिथोस्फेयर के बाद आ जाता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, उसके बाद आ जाता है मीजोस्फेयर, ठीक है। और फिर आ जाता है सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर को हम कहते हैं स्थल मंडल, या हम इसको चट्टान मंडल कहते हैं। चट्टान मंडल, ठीक है, ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फेयर को हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, ठीक है। मीजोस्फेयर को हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल। और सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर को हम बोलते हैं केंद्र, यानी जिसे हम पृथ्वी की कोर कहते हैं ना, कोर, तो वो होता है हमारा केंद्र। ओके दोस्तों, तो सामान्यतः हम डेली के अकॉर्डिंग पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं, यानी आंतरिक रूप से 4 परतों में डिवाइड करते हैं। लिथोस्फेयर हो गया, एस्थेनोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया और सेंट्रोस्फेयर हो गया। अब ये देखते हैं कि इनकी मोटाई क्या क्या है। घनत्व के बारे में उन्होंने कुछ विशेष नहीं बताया है, बट मोटाई के बारे में वो जरूर कहते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, ऊपरी सतह, ठीक है, इस पृथ्वी की जो ऊपरी सतह जिसे लिथोस्फेयर या चट्टान मंडल कहते हैं, यहां पर हमें धरातल से करीब 0 किलोमीटर से लेकर करीब 80 किलोमीटर की मोटी परत देखने को मिलती है। ठीक है, 0 किलोमीटर से करीब 80 किलोमीटर मोटी परत हमें देखने को मिलती है। 0 से 80 किमी मोटी परत देखने को मिलती है। और 0 से 80 किलोमीटर मोटी जो परत है, इस परत को ही हम क्या नाम देते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। अब दोस्तों, लिथोस्फेयर की खास बात क्या है? लिथोस्फेयर की खास बात है कि यहां कम घनत्व वाली परतदार चट्टानें, कम घनत्व वाली परतदार चट्टानें देखने को मिलती हैं। कम घनत्व वाली परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही में नीस और सिस्ट जो कायांतरित चट्टानें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो अब नीस और सिस्ट, परतदार चट्टान, ये सब मिलके क्या बनता है? लिथोस्फेयर बनता है। लिथोस्फेयर की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो लिथोस्फेयर में कम घनत्व वाली चट्टानों के साथ साथ सिलिका और एल्यूमिना भी विशेषता देखने को मिलता है, यानी सिलिका और एल्यूमिना की प्रधानता भी हमें मिल जाएगी। सिलिका प्लस एल्यूमिना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एक परत का उन्होंने डिवाइडेशन किया है जो करीब है 80 से लेके 300 किलोमीटर तक। 80 से करीब 300 किलोमीटर की जो मोटी 80 से करीब 300 किलोमीटर की जो मोटी परत है, इस परत को उन्होंने नाम दिया है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। दोस्तों, एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल जो होता है, दुर्बलता मंडल क्या है? दुर्बलता मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पे पिघली हुई बेसाल्ट हमें देखने को मिलती है, और ये एस्थेनोस्फेयर है। पिघली हुई बेसाल्ट, बेसाल्ट हमें देखने को मिलती है, पिघली हुई बेसाल्ट देखने को मिलती है। और एस्थेनोस्फेयर जो है ये ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत,
तो ये है ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत, ठीक है, ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फेयर है, पिघली हुई बेसाल्ट यहाँ पे मिलती है, ये ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत है, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम आ जाते हैं 300 किलोमीटर से लेकर आगे 2880 किलोमीटर तक, ठीक है, 2880 किलोमीटर तक का जो जोन है, इस जोन को कहा है डेली ने मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, ये मीजोस्फेयर है यानी मध्यमंडल हम इसको कहते हैं। और लास्ट में 2880 से लेकर करीब 6400 किलोमीटर की गहराई तक ये है हमारी पृथ्वी का सेंट्रोस्फेयर यानी कि केंद्र, या हम कहते हैं कोर, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये होता है हमारा क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किसके अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम जानेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी है, उसके अनुसार। सिस्मोलॉजी पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड करता है आंतरिक संरचना के आधार पर। 3 भाग में फर्स्ट तो लिथोस्फेयर आता है, उसके बाद पायरोस्फीयर आता है और फिर आता है बैरिस्फीयर। तो हम उनकी बात करते हैं कि वो क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं जब तक। दोस्तों अब हम बात करते हैं भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। साथ ही भूकंप विज्ञान के साथ साथ हम इसमें लिख सकते हैं इसे विवर्तनिक घटनाओं के आधार पर भी। विवर्तनिक जो घटनाएं होती हैं, उन विवर्तनिक घटनाओं के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। तो दोस्तों विवर्तनिक घटनाओं के आधार पर यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड करते हैं तो यहां पे 3 परतें हमें देखने को मिलती हैं। 3 परतें मिलती हैं। 3 परतें में एक जो फर्स्ट परत है वो है क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। सेकंड जो परत होती है उस सेकंड परत को हम बोलते हैं पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, ठीक है। और थर्ड जो परत होती है उस थर्ड परत को हम बोलते हैं बैरिस्फीयर। ओके दोस्तों, अब इनका हिंदी कुछ भी नहीं है, हिंदी नहीं होता है, इनको ऐसे बोलते हैं क्रस्ट, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। मैं लिख देता हूं हिंदी में इनको। ये तो हो गया क्रस्ट। हाँ, क्रस्ट के लिए हम कह सकते हैं कि क्रस्ट हम किसको बोलते हैं, भूप्रपटी, भूप्रपटी, भूप्रपटी को हम बोलते हैं। पायरोस्फीयर मींस पायरोस्फीयर, अब होता क्या है मैं आपको बता दूंगा। ये पायरोस्फीयर, ठीक है। एक होता है बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर, ठीक है। ये 3 परतें होती हैं भूकंप विज्ञान के अनुसार या विवर्तनिक घटनाओं के अनुसार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें हैं दोस्तों, 3 परतें हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं इन 3 परतों के बारे में तो देखो क्या होता है कि कैसे कैसे इनका विस्तार है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा 0 किलोमीटर, इसको हम कहते हैं धरातल, धरातल, ठीक है। अब इस धरातल में 100 किलोमीटर की गहराई तक, इस धरातल में 0 से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक जो विस्तृत है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी, इसको भूप्रपट्टी क्रस्ट कहा जाता है। अब क्रस्ट में किन तत्वों की प्रधानता होती है? क्रस्ट में पहली बात हम कहते हैं कि ये परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसका घनत्व कम है, या हम सीधा भी कह सकते हैं कि कम घनत्व वाली परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही में महाद्वीपों का निर्माण इसी क्रस्ट से हुआ है, ठीक है। दूसरा, महासागरों के नीचे यानी महासागरीय जो तली है उसके नीचे क्रस्ट न्यून मात्रा में अवेलेबल है। महासागरीय तली के नीचे, महासागरीय तली के नीचे क्रस्ट न्यून है, ठीक है।
न्यून मात्रा अब लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मात्रा किसी वस्तु की या आप समझ सकते हैं किसकी होती है, मतलब कोई राशि होती है उसकी मात्रा हम बोलते हैं। बट महासागरीय तली के नीचे क्रस्ट क्या होती है, न्यून है। हम ये कह सकते हैं कि महासागरीय तली के नीचे इसका अभाव मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, इनके अलावा यहां पे हमें देखने को मिलता है सिलिका एवं मैग्नीशियम, Mg लिख रहा हूं, सॉरी सियाल है ना, सियाल के रूप में एलुमिना, मैग्नीशियम नहीं एलुमिना, सिलिका और एलुमिना हमें देखने को मिलता है। तो ये विशेष जो बात है ये है क्रस्ट के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, इसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर करीब 2880 किलोमीटर की गहराई तक, 2880 किलोमीटर की गहराई तक जिस परत का विस्तार है उस परत को हम बोलते हैं पायरोस्फीयर। ठीक है, यह ध्यान रखना है, इस परत को हम बोलते हैं पायरोस्फीयर। ठीक है, अब पायरोस्फीयर की जो खास बात है, इस पायरोस्फीयर में हमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, पायरोस्फीयर में सिलिका प्लस मैग्नीशियम देखने को मिलता है। यहां पे सिलिका और एल्यूमिना देखने को मिलता है, और पायरोस्फीयर में सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलता है। क्रस्ट में कम घनत्व वाली चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि पायरोस्फीयर में इसकी तुलना में अधिक घनत्व वाली चट्टानें पाई जाती हैं। घनत्व की बात हम पहले ही कर चुके हैं अन्य जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी उनमें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस पायरोस्फीयर की, तो दोस्तों पायरोस्फीयर जो है यहां पे पिघली हुई बेसाल्ट भी देखने को मिलती है, पिघली हुई बेसाल्ट। और पिघली हुई बेसाल्ट की वजह से ये जो पायरोस्फीयर है ये ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत बनता है, ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत, उद्गार का स्रोत भी ये बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत बनता है पायरोस्फीयर। सिलिका और मैग्नीशियम पिघली हुई बेसाल्ट यहां पे पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो है 100 किलोमीटर से लेकर 2880 किलोमीटर तक। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2880 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, केंद्र तक। ठीक है, केंद्र तक जो परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर। ठीक, केंद्र तक बैरिस्फीयर ये देखने को मिलता है। अब दोस्तों यदि बैरिस्फीयर की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो बैरिस्फीयर है ये सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना है। यहां लिख देता हूं बैरिस्फीयर सर्वाधिक घनत्व। आप पता ही है हम केंद्र का जो घनत्व है वो 11 ग्राम प्रति घन सेमी तक होता है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। ओके, दूसरी बात, यहां पे सर्वाधिक घनत्व क्यों मिलता है, तो सर्वाधिक घनत्व में यहां पे फेरस प्लस निकिल। ठीक है, नीफे हम कहते हैं ना इसको, एडवर्ड स्वेस ने केंद्र को नीफे कहा था, तो बिल्कुल ठीक कहा था। तो यहाँ पे निकिल और फेरस की प्रधानता रहती है, निकिल और फेरस की प्रधानता रहती है। ओके, और बस इसी वजह से निकिल और फेरस की वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे अधिक घनत्व देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो आंतरिक संरचना है, ये आंतरिक संरचना किसके अकॉर्डिंग है, ये है भूकंप विज्ञान कह दो या विवर्तनिक घटना कह दो, उसके अनुसार है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन दोस्तों देखो एक बात याद रखिए कि जनरली जब भी हम बात करते हैं क्रस्ट की या मेंटल की या कोर की, तो सभी की एक कॉमन विशेषता होती है कि क्रस्ट है वो परतदार चट्टानों से कम घनत्व से बना है, मेंटल एक पिघली हुई अवस्था में रहता है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत है, और जो कोर होता है वो निकिल और फेरस से यानी अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना है। तो फिर इसमें क्वेश्चन क्या है, लगभग कॉमन चीज है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रश्न यहां से आता है कि क्रस्ट पायरोस्फीयर या बैरोस्फीयर ये किसके अनुसार है, तो भूकंप विज्ञान या विवर्तन घटनाओं के अनुसार। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत कौन सा है, तो ज्वालामुखी जो उद्गार है वो कहां से होता है, पायरोस्फीयर से होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया है हमारा भूकंप विज्ञान के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जेफरीज के अनुसार। जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, हम उसको जानते हैं। और बहुत ही आसान, उन्होंने 4 परतों में डिवाइड किया है, बहुत ही आसान है, न कोई विशेष गहराई बताई है, बस ऐसे कहा है कि पहली जो परत है उसमें ये चट्टान है, दूसरी है इसमें ये है। तो हम इन सभी की बात करते हैं, आप साथ बने रहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं जेफरीज के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में। ठीक है, जेफरीज ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें पृथ्वी को 4 प्रकार की चट्टानीय परत में डिवाइड किया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4 परतों से मिलकर बनी है। ठीक है, 4 परतें बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि जेफरीज क्या कहते हैं। ठीक है, ओके, ज्यादा तो नहीं होगी, 1 2 3 4, ओके ठीक है। तो जेफरीज कहते हैं कि जो पहली परत है वो कम घनत्व वाली परतदार चट्टानों से बनी है, कम घनत्व वाली परतदार चट्टानों से निर्मित हुई है, पहली परत। ठीक है, दूसरी जो परत है, वो दूसरी परत जो निर्मित हुई है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हुई है, ग्रेनाइट चट्टानों से। ठीक है, तीसरी जो परत है वो कहते हैं कि तीसरी परत है वो डायोराइट चट्टानों से निर्मित हुई है। और चौथी जो परत है वो कहते हैं कि चौथी जो परत है पृथ्वी की वो पेरिडोटाइट अथवा डूनाराइट ओब्लिक लगा देता हूं, पेरिडोटाइट ऑब्लिक डूनाराइट चट्टानों से निर्मित हुई है। बस इतना सा ही बताते हैं जेफरीज। आपको इतना ही याद रखना है कि जेफरीज के अनुसार पहली जो परत है वो परतदार चट्टानों से बनी है, दूसरी जो परत है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, तीसरी जो परत है वो डायोराइट चट्टानों से बनी है, और चौथी जो परत है वो पेरिडोटाइट चट्टानों से बनी है, और या हम पेरिडोटाइट को हम डूनाराइट भी कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे होम्स के अनुसार, इसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों होम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। बात करते हैं कि होम्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या कहते हैं। होम्स की बात करते हैं। होम्स ने संवहन जो धाराएं होती हैं पृथ्वी से निकलने वाली, उन संवहन धाराओं के आधार पर, संवहन धाराएं मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा धरातल है, ठीक है, और इस धरातल हमारी जो पृथ्वी है वो क्या रहती है, गर्म रहती है, और गर्म रहने की वजह से जब वो विकिरण विधि के माध्यम से ठंडी होती है तो टेम्परेचर के कारण पृथ्वी से गर्म गैसें और गर्म वायु निकलती है, जिसको हम संवहन कहते हैं। और जो अपने होम्स हैं, होम्स ने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत को हम तरंग संवहन सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर, यानी तरंग संवहन सिद्धांत के आधार पर होम्स ने पृथ्वी को 2 प्रकार की परतों में डिवाइड किया है। एक को वो कहते हैं क्रस्ट और एक को कहते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो एक को वो कहते हैं क्रस्ट, एक को वो कहते हैं सबस्ट्रेटम। ये 2 प्रकार की परत बताते हैं, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। अब ये क्या कहते हैं, होम्स कहते हैं कि जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में क्या शामिल होता है, इस क्रस्ट में शामिल है सियाल परत प्लस सीमा का ऊपरी भाग। ठीक है, सियाल परत और प्लस सीमा जो परत होती है ना, एडवर्ड स्वेस की सीमा, उसके अकॉर्डिंग लिया है उन्होंने, होम्स ने। जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में आता है सियाल और प्लस सीमा का ऊपरी भाग, और एक जो बच गया ना सबस्ट्रेटम, इसमें है सीमा का निचला भाग, निचला भाग जो कहां तक, जो केंद्र तक होता है, केंद्र तक। सीमा का निचला भाग जो कहां तक है,
केंद्र तक, ये 2 परतों में इन्होंने शामिल इसे किया है, क्रस्ट और सब स्ट्रेटम के रूप में, क्रस्ट और सब स्ट्रेटम के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। ओके दोस्तों, बस होम्स इतना ही कहते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। वांडर ग्रांट पृथ्वी को 4 परतों में डिवाइड करते हैं। पहली जो क्रस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि ये 0 से 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र में विस्तृत है, और इस क्रस्ट में ऊपरी सियाल को शामिल किया है वांडर ग्रांट ने। सियाल परत, जिसको हम एडवर्ड स्वेस के अनुसार सियाल सीमा नीफे पढ़ते हैं, तो इसमें ऊपरी सियाल को इन्होंने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है 30 से 1200 किलोमीटर, और इसको वो कहते हैं दूसरी परत, और इस दूसरी परत में शामिल है निचली सियाल प्लस ऊपरी सीमा, यानी सियाल की जो ऊपरी परत उधर रह गई थी, निचली परत और लास्ट में जो ऊपरी सीमा है, वो सब मिलकर दूसरी परत का निर्माण करते हैं। तीसरी परत को इन्होंने पैलेसाइट कहा है, जिसमें केवल निचला जो सीमा का भाग रह गया है वो शामिल है, और लास्ट में उन्होंने एक कोर कहते हैं। अब वो सिंपल है, कोर हमेशा की तरह ही अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना हुआ बताया है, जिसमें निकिल और फेरस की प्रधानता उन्होंने बताई है। दूसरी जो परत वो बताते हैं निचला सियाल प्लस ऊपरी सीमा, इसमें उन्होंने एस्थेनोस्फेयर की उपस्थिति बताई है, जो विशेषकर क्या है, ज्वालामुखी उद्गार का स्रोत बनता है। ठीक है, हम इसको ऊपरी मेंटल के रूप में भी देख सकते हैं। बस दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा लास्ट में, इसी जब जिस वीडियो में, मतलब वीडियो में नहीं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है आपकी ऐप में। उस टेस्ट पेपर को सोल्व कीजिए और अपना जो आंसर है वो पुट डाउन कर दीजिए ऐप में। आप उस आंसर को आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।